प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे बोलने का भी मैं ये अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी बात करना चाहते हैं या अपना इनपुट देना चाहते हैं सेशन में, वो लोग जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी लोग अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, सभी को कुछ ना कुछ अनुभव आता ही है। तो एक दूसरे को ज्ञान शेयर करने से बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं शेयर करेंगे तो क्या है, हम तो करते हैं, जो लोग करते हैं ज्ञान शेयर उनको बढ़ोतरी होती है। तो आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि क्या है कि निसंतान होने का जो दुख है वो आप लोगों को मालूम है कि समाज में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिसको संतान नहीं होते हैं वो लोग बहुत दुखी रहते हैं। आईयूआई कराते हैं, आईवीएफ कराते हैं, तब भी रिजल्ट नहीं आता है। और फिर वो फिर आयुर्वेद वाले डॉक्टर लोग के पास आते हैं। तो आयुर्वेद के डॉक्टर लोग जो हैं, अगर इस चीज पे अच्छे से पढ़ाई उढ़ाई कर ले तो उनको ट्रीटमेंट देना बहुत आसान हो जाएगा। तो मेल इनफर्टिलिटी है, इस पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और क्योंकि ये जानना जरूरी है, हर चीज आयुर्वेद भी जानना जरूरी है, एलोपैथी का मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके बारे में वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज इस पे बात करेंगे। इन मेल इनफर्टिलिटी जो रहता है वो मेन रीजन रहता है। समाज में केवल लड़कियों को बोला जाए कि आप में प्रॉब्लम है तो ऐसा होके नहीं चलेगा, समाज बदल गया है। और आजकल कैसे है कि लड़कों का जो स्पर्म काउंट है या स्पर्म मोटिलिटी है वो कम हो रहा है। वह भी एक कारण है। जितना स्त्री रहती है जिम्मेदार, उतना ही पुरुषों का भी भागीदारी रहता है कि पुरुषों में भी अगर लो स्पर्म काउंट है या कोई और तकलीफ है तो उससे भी इनफर्टिलिटी रहती है। लेकिन जो लो स्पर्म काउंट के पुरुष हैं वो भी प्रेगनेंसी में सहयोग दे सकते हैं, अगर लो भी रहे तो। मोटिलिटी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा है कि स्वास्थ्य के लिए पूरा होना चाहिए। तो मेल इनफर्टिलिटी का स्क्रीनिंग करना है तो सीमेन एनालिसिस करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि लोअर स्पर्म काउंट है क्या, या पुअरर स्पर्म क्वालिटी है क्या। क्वालिटी देखना है और लो काउंट है क्या वो देखना है। और अगर ये दोनों चीजें, स्पर्म क्वालिटी भी बेकार है और स्पर्म काउंट भी, नंबर भी कम है, तो प्रेगनेंसी होने में बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर लो स्पर्म काउंट है तो हमें एक ही स्पर्म चाहिए होता है जो प्रेगनेंसी कर सकता है। लेकिन वो स्पर्म काउंट ज्यादा रहना वो जरूरी है, तभी वो प्रेगनेंसी रहता है। तो मेन फैक्टर जो स्पर्म प्रोडक्शन में तकलीफ देते हैं वो क्या है? ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट इज लो। अगर स्पर्म ही ना रहे, केवल पानी निकले लेकिन स्पर्म सेल्स ही ना रहे, तो उसको बोलते हैं अजोस्पर्मिया। तो इसमें हमें हस्बैंड का डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ता है। सीमन एनालिसिस में आ रहा है कि जीरो स्पर्म्स, या फिर उसमें प्रोग्रेसिव भी नहीं है, मोटाइल कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो फिर हमें पूरा केस टेकिंग करना पड़ता है कि उसको क्या वेरिकोसील एनाटॉमिकल डिफेक्ट है क्या, वेरिकोसील है क्या, लोअर टेस्टिकल है क्या, या फिर उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चोकअप है क्या, ब्लॉकेज हो गया है क्या, स्वेलिंग है क्या टेस्टिकल में, या फिर इरेक्शन नहीं हो रहा है क्या, या स्पर्म नहीं निकल रहा है क्या, कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी है, या फिर मास्टरबेशन पॉर्न वीडियोस देखे वो बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय कर चुका है। ये सब हमें देखना चाहिए। उसी तरह से हिस्ट्री में हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कोई पास्ट कंडीशन ऐसा हुआ है क्या जो टेस्टिकल को अफेक्ट किया है, और उसको आंसर देना है तो कंफर्टेबली उसको हमें बुला के और अच्छे से सब जानकारी लेना है। दूसरा क्या है कि जो पुरुष है उसका हमें चेकअप भी करना बहुत जरूरी होता है। ग्रॉइन एरिया में उसका कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, जैसे इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन हुआ है क्या पहले, या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स था क्या उसको, अगर टेस्टिकल्स आए नहीं ऊपर से, नीचे उतरा ही नहीं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई मेजर इंजरी हो गई क्या। कभी कभी क्रिकेट खेलते टाइम या फुटबॉल खेलते टाइम वहां इंजरी हो गई क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेटर्स जब जाते हैं बैटिंग करने तो वहां प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लास्टिक का एक कवर टाइप आता है, वो पहन के फिर वो लोग जाते हैं। तो वो प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि वो मर्म का एरिया है पूरा। अगर वहां इन्फेक्शन हो गया जेनाइटल एरिया में तो उसके वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी रहती है। मेरे को एक पेशेंट ने फोन किया कि डॉक्टर साहब हम कल आएंगे आपके पास,
अब मेरे को सिफिलिस हुआ है और मेरी वाइफ को भी सिफिलिस हो गया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। और मैंने पूछा फिर हुआ कैसे आपको, गरीब है तो बोला कि मैं यहाँ पुणे में बुधवार पेठ एरिया है, वहां पे मैं जाता था अपना शादी के पहले अपने वो सब डिजायर पूरा करने। तो मुझे सिफिलिस हुआ, फिर मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद मेरी वाइफ को हो गया। तो इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत साल से इलाज कर रहा हूँ, लेकिन आपका वीडियो देख के मैं, तो ये इन्फेक्शन, और फिर उसने ये भी कहा कि उसको 10 साल से बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सिफिलिस का जो इन्फेक्शन है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, जेनाइटल एरिया में पूरा है। वो अभी कल आएगा तो मैं उसका फोटो निकाल के आप लोग को बताऊंगा। दूसरा क्या है कि इन्फेक्टेड सीमेन, ये भी कॉज रहता है इनफर्टिलिटी का। दूसरा क्या है कि पहले ये देखा जाता था कि मम्स नाम की बीमारी है, उससे स्टर्लिटी मतलब परमानेंट इम्पोटेंसी आ जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि मम्स और ऑर्काइटिस जो होता है, मतलब वेरी पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल्स, इसके वजह से स्टर्लिटी आती है। स्टर्लिटी मतलब परमानेंट वहां पे नपुंसकता आ गई है। उसी तरह से स्पर्म प्रोडक्शन में और क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी होती है। तो सबसे मेन कारण है हीट। हीट का मतलब क्या है कि जो क्षारधर्मीय काम करते हैं। अभी ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग जब मेल इनफर्टिलिटी देखते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आप लोगों ने 11 12 से ही पढ़ा है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, बेसिक बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है। तो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज होता है, टेस्टिकल के पहले। तो वो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से अफेक्ट हुआ है, तो उसका अफेक्ट ये हो रहा है कि एंड्रोजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और वो टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है। या टेस्टिकुलर कॉजेज हो सकता है, या फिर टेस्टिकुलर कॉजेज में ये हो सकता है कि वेरिकोस सील है, वो पूरा जो डक्ट है उसमें कुछ ना कुछ वास्ट डिफरेंस वगैरह में, एपिडिडाइमिस में कुछ ना कुछ ऐसे पैथोलॉजी हुआ है कि वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, स्पर्म सेल्स बन ही नहीं रहे, या ब्लॉकेज है वहां पे, या कोई ना कोई स्त्रोतोरोध है, या फिर पोस्ट टेस्टिकुलर में कहीं ना कहीं वैसेक्टोमी या इंजरी हो गया है उसकी वजह से हो रहा है, या स्पर्म रिलेटेड फैक्टर्स है क्या, ये सब हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब ये स्पर्म प्रोडक्शन, इसमें अफेक्ट करने वाली चीजें हीट होता है। जो लोग बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, हवा आने का रास्ता नहीं होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता ही नहीं है, क्योंकि शुक्रम सौम्यम बोला है, शुक्र सौम्य बोला है, तो उसको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेचर ने इसीलिए जो टेस्टिकल है पुरुषों का वो बाहर रखा है कि वो ठंडा रहे। अगर वो पेट में रहेगा, जैसे ओवरीज जो है, आर्तवम आग्नेयम, ओवरीज को अंदर रखा है नेचर ने, तो उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है, तो आर्तव भी उष्ण है, आग्नेय है, और ओवरीज में भी एक स्पेसिफिक हीट मिलती है, तो ओवोल्यूशन होता है। और अगर ओवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो हम लोग दवाइयां देते हैं, चित्रकादिवटी, लशुनादिवटी, हम लोग या अदरक स्वरस का नस से देते हैं, मतलब हीट जनरेट करते हैं कि ओवोल्यूशन हो। मुर्गी का अंडा भी अगर देना है तो उसको वैसा टेम्परेचर चाहिए, तभी वो अंडा दे सकती है। तो वैसे ही स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में यही है कि स्कॉटम बाहर रहता है, ठंडा रहता है, उसका टेम्परेचर रहता है। दूसरा क्या है कि जो इनफर्टाइल मैन रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मतलब वो बाथ टब में बैठे रहते हैं, तो उसके वजह से बहुत देर तक अगर रहेंगे गर्म पानी में, जो पानी मतलब जैसे बट बाथ टब में बैठे हैं, बहुत गर्म पानी है, तो उनको स्पर्म प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। दूसरा क्या है कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं वो भी स्टरलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि फैट्स का सैगिंग लेयर जो है वो ओवर हीट करता है टेस्टिकल को। इसीलिए मेदस्वी लोग जो हैं, जो मेद बढ़ा हुआ है, मोटे लोग, उनको चरकाचार्य जी ने बोला है कि मैथुन करना चाहिए उनको, रोज शुक्र का क्षय करना चाहिए, और रात्रि जागरण भी करना चाहिए, कम खाना चाहिए, और कम सोना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा बोला है चरकाचार्य ने। तो मैथुन करने को बोला है मोटे लोगों को। बाकी व्याधियों में बोला है कि मैथुन न करे, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करे, लेकिन मोटे लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो अगर धातु का क्षय नहीं करेंगे तो वो तकलीफ होगा। फिर लेयर्स के लेयर्स फैट्स के जमा हो जाएंगे, और जब फैट्स के लेयर जमा हो जाएंगे सब जगह, तो टेस्टिकल को गर्म करेंगे,
और उसके वजह से स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है। दूसरा क्या है कि जो लोग का जॉब ऐसा है कि बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग रहता है, या जो लॉन्ग डिस्टेंस लॉरी ड्राइवर्स रहते हैं, जो ट्रक और कंटेनर को चलाते हैं हाईवे पे, जो कंटिन्यू चलाते हैं, उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू हीट मिलता है जेनाइटल एरिया में, उनका इंजन गर्म होता है, इंजन के पास ये ड्राइवर का सीट होता है, तो उनको भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। या फिर बहुत बार फ्रीक्वेंटली इंटरकोर्स करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई कम पड़ता है लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ता है, तो शुक्राशय बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा क्या है कि कुछ लोग ऐसे पुरुष रहते हैं जिनका सेक्स ड्राइव जो है वह 2 से 3 बार रोज का रहता है, कुछ कुछ का 5 बार रहता है, रोज का कंटिन्यू रहता है। तो फिर इसके वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। वो कर तो लेते हैं इजैकुलेशन, लेकिन उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो अभी वो लोग को अगर हमने रोकने का कोशिश किया, क्योंकि उनका खान पान वैसा होता है, रोकने का कोशिश किया तो उनको और तकलीफ हो जाएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग वो लोग ना 48 आवर्स भी नहीं रुक सकते, 24 आवर्स भी नहीं इजैकुलेशन के बिना रह सकते हैं। वो मास्टरबेट करके करेंगे या इंटरकोर्स करके करेंगे, कैसे भी उनको ना इजैकुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका खान पान ऐसा है कि दूध और अंडे और नॉनवेज बहुत खाते हैं, तो उनको इजैकुलेट करना ही पड़ता है। दूसरा क्या है कि स्मोकिंग अगर 20 सिगरेट से ज्यादा कोई अगर लेता है, तो उससे स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाता है। मतलब जो स्मोकिंग है, सिगरेट और बीड़ी, वो बहुत नुकसानदायक होता है। वो उस पे भी हमें हिस्ट्री में देखना चाहिए। या जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उनको ना इंक्लिनेशन भी नहीं आता है, और जो उनका ओकेजनल जो राइज होने का जो प्रक्रिया है वो कम हो जाता है, जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल के वजह से लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो जाता है। मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसका लेवल भी कम हो जाता है। या फिर ऐसे भी लोग हस्बैंड रहते हैं जो वर्कोहलिक रहते हैं, इतना काम में बिजी रहते हैं, इतना काम में बिजी रहते हैं कि उनको थकावट हो जाती है, और उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, आके बस मन और शरीर थक जाता है कि सो जाते हैं। तो उनको इंटरकोर्स या एक्सेसिव अल्को मतलब वो इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर वो अल्कोहल में या किसी और नशे में रहते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो यह भी स्पर्म प्रोडक्शन को कम करता है, क्योंकि ऐसा बोला है कि स्त्री जो है, चरक संहिता में बोला है, परम वृष्यतमा है। तो जो लोग गृहस्थ हैं उनको अपने स्त्री के साथ तो रहना ही चाहिए, तभी स्पर्म प्रोडक्शन होगा। अगर वो स्त्री से दूर रहेंगे, अपने काम में ही बहुत बिजी रहेंगे, तो फिर उनको ना हॉर्मोन्स का कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो वो मतलब वो इतना थक जाते हैं कि पूरा कोई कुछ सिस्टम काम ही नहीं करता है। उसी तरह से एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। जेनाइटल एरिया का एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है जब भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, टेस्टिकल बहुत स्मॉल होता है, कभी कभी एब्सेंट रहता है, एक ही टेस्टिकल रहता है। कभी कभी मैं आप लोग को फोटो भेजूंगा कुछ पेशेंट का, तो उनका जो पेनिस है ना, उसमें जो साइड में जो आर्टेरियल सप्लाई है, वहां पे स्वेलिंग हो गया है बहुत सारा, कुछ अजीब अजीब तरह के पेशेंट का मुझे अभी आ रहे हैं। तो वहां जैसे वेरिकोज वेन्स रहते हैं, वैसे कुछ आर्टरीज वेन्स ऐसे डायलेटेड और बड़े ऐसे फूले हुए कंटिन्यू रह रहे हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। ये भी कारण हो सकता है, जब आप फोटो देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। इसी तरह से कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंसेस रहता है, जहां पे स्पर्म पास हो रहा है टेस्टिकल से, उसमें डक्ट्स में कुछ ना कुछ obstruction रहता है। इसी तरह से कुछ और फैक्टर होते हैं जो फर्टिलिटी कम करते हैं। अभी मैं जो फोटोग्राफ्स भेजूंगा, वो ऐसे ग्रुप में भेजना शायद अच्छा ना रहे सबके लिए। जिनको इंटरेस्ट है वो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उनको भेजूंगा। सभी के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा ग्रुप में ऐसी चीजें। लेकिन जो लोग को स्टडी करना है, मतलब लो टेस्टिकल, छोटे टेस्टिकल हैं, या फिर वहां पे वेरिकोज वेन्स जैसा है, या फिर जो भी देखना है, ये स्मॉल पेनिस है, वो मुझे मैसेज करेगा, मैं भेजूंगा। वेरिकोसिल जो रहता है, वहां पे जो वेरिकोसिटी टाइप वेन्स हो जाते हैं, और वास्ट डिफरेंस में भी और टेस्टिकल्स में भी वहां पे डायलेटेशन हो जाता है वेन्स का। या फिर वहां पे जैसे च्युइंगम होता है, च्युइंगम कैसे खींचने के बाद अजीब हो जाता है, पतला कहीं मोटा ऐसे होता है, वैसे ही वास्ट डिफरेंस और टेस्टिकल के पास जो वेन्स होते हैं वो वेरिकोसिटी हो जाता है, वेरिकोस वेन्स टाइप हो जाता है। तो वहां पे कभी कभी ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है,
और टेम्परेचर जो है टेस्टिकल का बढ़ जाता है। स्मॉल वेरिकोसिल जो है वो सिग्निफिकेंट रहता है और स्पर्म प्रोडक्शन को वो अफेक्ट करता है। पूरा स्त्रोतोरोध रहता है। कभी कभी एक्सेसिव फ्लूइड टेस्टिकल के पास जमा हो जाता है, जिसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं, मूत्रज वृद्धि रोग, ये हो जाता है। कभी कभी एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं पेनिस के डेवलपमेंट में। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिनको इंटरेस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि इंटरकोर्स के टाइम या इजैकुलेशन के वजह से स्पर्म वजाइना में निकलता ही नहीं है इजीली। घंटों इंसान प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा है इजीली। या कभी कभी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। मतलब वो कुछ लोग इजैकुलेट करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन से करते हैं ब्लैडर में, तो उसमें सर्जरी करना पड़ता है। वो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन प्रोसेस वो कुछ अजीब तरह का रहता है। मैं उसके बारे में और बताऊंगा बाद में, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कैसे रहता है। दूसरा क्या है कि रेक्टल एग्जामिनेशन से हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा है क्या, या क्रॉनिक इन्फेक्शन है क्या, वो हमें सब देखना पड़ता है। उसी तरह से मेल इनफर्टिलिटी अगर हम लोग देखें, तो चरकाचार्य जी ने कहा है कि ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चार पुरुषार्थ हैं, उसमें काम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसमें ये बोला है कि बैलेंस, और त्रयोप स्तंभ भी कहा गया है, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर सेक्सुअल लाइफ, ये भी जरूरी है। चरकाचार्य जी जो थे, उनका लेवल बहुत हाई था, तो वो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बोलते थे। चरक संहिता में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बोला है। लेकिन वाग्भट हैं, वो कैसे हैं, तो वो रोमांस भी बताते हैं ऋतुचर्या में, वो सर्व सामान्य गृहस्थ के लिए सब बताते हैं। तो टीका में उन्होंने या श्लोक में उन्होंने आहार निद्रा अब्रह्मचर्य बोला है। मतलब जब जरूरत है तब हमें अब्रह्मचर्य रहना है, क्योंकि ये काम भी जरूरी है मनुष्य जीवन में। तो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, ऐसा वाग्भट जी बोलते हैं। The ability to reproduce is called fertility, और absolute inability to fertilize is called sterility, नपुंसकता। तो इनफर्टिलिटी किसी को रहती है या सब फर्टिलिटी रहती है। अभी क्या है कि पहले के जमाने में 1940 में स्पर्म काउंट बहुत अच्छा रहता था, तो 113 मिलियन पर ml, इतना स्पर्म काउंट रहता था। अभी वो डाउन होके 66 मिलियन पर ml, एक एवरेज पुरुषों का देखा जाए तो कम हो रहा है ये चीज। क्योंकि आजकल क्या है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ओपन सब कुछ हो गया है, ये नेट वगैरह, टीवी वगैरह, मूवीज देख के। तो शुक्र शय बहुत ज्यादा होता है, जाने अनजाने में भी होता है, नाइटफॉल होके कैसे भी होता है, तो स्पर्म काउंट कम हो रहा है। खाना पीना विकृत है इसीलिए। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी पहले 60 to 70% था पूरी दुनिया में, अभी 30 to 40% ही रह गया है। दूसरा क्या है कि अगर पूरा हम लोग देखें तो मेल्स का पैथोलॉजी ज्यादा बढ़ रहा है। कभी कभी 20% दोनों को रहता है, लेकिन 30% जो है मेल्स को ज्यादा ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रह रहा है। लड़कियों को उतना नहीं रहता है, लड़कियों को भी रह रहे हैं, मतलब फाइब्रॉइड सिस्ट वगैरह रह रहे हैं, लेकिन पुरुषों में इनफर्टिलिटी रेट ज्यादा बढ़ रहा है। और पुरुष लोग ये चीज बताते नहीं है, या उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है समाज में। अगर बच्चा नहीं हो रहा है शादी के बाद 2 साल 3 साल, तो लड़की को गुनहगार माना जाता है, लेकिन पुरुषों को कोई नहीं देखता है, लेकिन पुरुषों में ज्यादा पाया जा रहा है। अब इसी के जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, अगर 15 मिलियन से ज्यादा है पर क्यूबिक mm, तो ये पर 15 मिलियन से कम है तो ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर एस्थेनोस्पर्मिया मतलब स्पर्म मोटिलिटी लेस देन 40%, टेरेटोस्पर्मिया मतलब 4% ऑफ स्पर्म सीन इन द एबनॉर्मल फॉर्म, 4% दिखना है, ये तो बहुत ही कम हो गया। एजोस्पर्मिया मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन इजैकुलेट, इजैकुलेशन में कुछ भी नहीं पाया जा रहा है। या अस्पर्मिया मतलब कंप्लीट लैक ऑफ सीमन, वो कितना भी कुछ भी कर ले उसके बॉडी से कुछ भी फ्लूइड वगैरह कुछ नहीं निकलता है, कंप्लीट लैक होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो कभी एड्रिनल एडिनोमा हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल कार्सिनोमा हो सकता है, या कैनाबिस कंपाउंड अब्यूज, भांग के चीजें खाई हुई हैं वो भी देखना पड़ता है, या जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन, क्लैमेडियल जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह से ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकता है। बॉयज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, गैनेकोमेस्टिया हो सकता है, हेमेटोस्पर्मिया हो सकता है।
इंटेस्टिनल रेडिएशन इंजरी हो सकता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकता है, स्कॉटल ट्रॉमा हो सकता है, कैलमन सिंड्रोम हो सकता है, इडियोपैथिक हाइपोगोनेडिक हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, सेरेटोलाइज सेल ओनली सिंड्रोम हो सकता है, सिंपल प्रोस्टेटेक्टोमी हो सकता है, कभी कभी टेरेटोलॉजी या ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, कभी कभी टेस्टिकुलर सेमिनोमा हो सकता है, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, कभी कभी टीबी का इतिहास होता है, ट्यूबरकुलोसिस राजयक्ष्मा, कभी कभी यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता है, कभी कभी यूरेथ्रल ट्रॉमा होता है, कभी कभी यूरेथ्राइटिस हो सकता है, कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, वेरिकोसिल, वैसोवेसोटॉमी या वैसो एपिडेडाइमोस्टॉमी, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें पेशेंट का पूरा ये देखना चाहिए। और एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है क्या, रेडिएशन है क्या, स्मोकिंग का हिस्ट्री है क्या, इंजुरी हुआ है क्या, बीपी का तकलीफ है, बीपी के वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, टीबी है, मम्स है, हर्निया है क्या, हाइड्रोसिल, टेस्टिकुलर वॉल्यूम कितना है, टेंडरनेस इन द टेस्टिस, ये भी हो सकता है। डॉपलर स्टडी अगर देखना है, वेरिकोसिल देखना है तो डॉपलर स्टडी करना पड़ता है। फिर सेमिनल वेसिकल का कोगुलेशन है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड देखना है, लिक्विफिकेशन है क्या, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, एंटीस्पर्म एंटीबॉडी, वो देखना पड़ता है। और रेडियो इम्यूनोएस्से ऑफ एफएसएच फंडामेंटल एग्जामिनेशन रहता है, क्योंकि यही हार्मोन रहता है जो जर्मिनल फंक्शन को मतलब वो करता है। और ओलिगोस्पर्मिया में और या एजोस्पर्मिया में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वही मेन डिसीजन देता है, अगर वो कम है तो फिर वो एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया परमानेंट है। या एफएसएस लेवल जो है उसके साथ एलएच अगर देखते हैं तो वो एजोस्पर्मिया कर सकता है। या फिर टेस्टिकुलर डिसजेनेसिस नाम की बीमारी कर सकता है, टॉर्जन कर सकता है, रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट हो सकता है, ऑर्काइटिस हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में अगर कमतरता है, एफएसएच की कमतरता है तो ये, या फिर गोनाडोट्रोफिन्स या एलएचआरएच अगर कम ज्यादा मात्रा में उसका मेडिसिन दिया गया है, तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है आयुर्वेद के हिसाब से। बीजोपघात, डिफेक्ट्स इन द गैमेट्स, ध्वजोपघात मतलब डिसऑर्डर ऑफ द फेलस, या जरा संभव बुढ़ापा, ये कारण हो सकता है। शुक्र संशय मतलब शुक्र धातु का क्षय होना, जो ऐसे समझा जाता था कि पुरुष कभी, ऐसा नहीं है कि पुरुष बाप नहीं बन सकता है। पहले ऐसे मिथ था कि पुरुष 100 साल में भी बाप बन सकता है, लेकिन आजकल क्या ऐसा हो रहा है, 40 क्रॉस करने के बाद थकावट इतनी होती है, प्री मैचर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पुरुषों को इतना ज्यादा हो रहा है। तो ये भी एक कॉज है कि आजकल लोग जल्दी बूढ़े हो जा रहे हैं। सेक्सुअल ड्राइव ही नहीं है, और ना बाजीकरण ना वृश्य दवाइयों के बारे में मालूम है प्रॉपर, ये भी एक कारण हो सकता है। आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा। आप लोग का क्या इस पर स्टडी है या पेशेंट देखे हैं? कोई इस टॉपिक पे बोलना चाहेंगे? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? वैद्य कंचन मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? शशि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ जी, बोलिए मैम। सर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया पूरे हेतु वगैरह और आयुर्वेद के हिसाब से एलोपैथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा बताया सर। मैंने भी इसके बहुत सारे पेशेंट देखे हैं और जैसे वेरिकोसील तो एक कॉमन पेशेंट बन के आता है अपने पास। और बहुत बार मतलब एक दो पेशेंट ऐसे रहे हैं मेरे की मतलब लकीली उनको पहले एक पेशेंट को तो पहले ही कंसीव होके वो मेरे पास आया था कि उसको बहुत ज्यादा पेन है स्क्रोटल साइड में। तो हमने उसकी यूएसजी की थी तो उसमें वेरिकोसिल आया था पर न्यूली मैरिड था और वो कंसीव हो गया था तो हमने सीमेन काउंट भी देखा था 25 मिलियन था। पर टचवुड वो कंसीव हो गई थी फीमेल। पर दूसरा एक जो पेशेंट था सर कि उसके बिल्कुल 5 मिलियन वगैरह स्पर्म थे। उसमें भी वेरिकोसिल आया था। पर उस पेशेंट के भी 25 मिलियन वगैरह स्पर्म काउंट हुआ था 50 मिलियन तक वो गया। मतलब हम आयुर्वेद के हिसाब से वेरिकोसील को भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं।
बहुत बार मतलब बोला जाता है या फिर देखा जाता है कि वेरिकोसील के पेशेंट जैसे सर्जिकल में ही जाते हैं मोस्टली, कि सर्जरी करने के बाद ही वो सॉल्व होता है, या फिर बहुत बार तो मैंने देखा है कि सर्जरी करने के बाद भी वो सॉल्व नहीं होता है। तो हम आयुर्वेद के हिसाब से, जैसे आपने बोला कि वेरिकोज वेन्स टाइप इसे, तो मैं भी वैसे ही सोच के उसका ट्रीटमेंट करती थी। और मुझे जैसे कि फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसील था एक साइड में उसको, और दूसरे साइड में सेकेंड ग्रेड। तो वो भी केस काफी अच्छे से सॉल्व हो गई थी। और बहुत बार ना कि हम सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट जब देखते हैं, तो हमें ना स्पर्म काउंट पे ही बहुत बार मेरा भी शुरू में ऐसे ही होता था कि स्पर्म काउंट मैंने देखा बस हो गया स्पर्म काउंट। पर जैसे जैसे आपके लेक्चर्स मैंने सुने, तो जैसे आप बोलते हो हमेशा की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी अच्छी होने के लिए हमारे पास जो सीमेन एनालिसिस होता है, हम वहां पे जरूर देखें कि उसका जो मोटिलिटी है स्पर्म का, जैसे मतलब मोटिलिटी माने कि वो कितना अच्छे से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एकदम स्लगिश है क्या, उसकी जायंट हेड आया है क्या, या डबल हेड है, या डबल टेल है। इस टाइप के भी स्पर्म में एबनॉर्मलिटी दिखती है, और वहां पे भी हमें इनफर्टिलिटी मिलती है। और हम यहाँ पे जैसे कि हमें फिर शुक्र को अच्छा करने का मतलब कि एक एबनॉर्मलिटी है तो उसको नॉर्मल करने का भी मेडिसिन हमें ऐड करना पड़ता है। मतलब उसकी क्वांटिटी तो अच्छी होती है, जैसे कभी कभी तो मैंने पेशेंट में देखा कि 50 मिलियन 60 मिलियन स्पर्म है, फिर भी वो इनफर्टिलिटी में है। मतलब उसके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है, 5-6 साल हो गए हैं। पर ऐसे केस में जब उसको बराबर से हम रिपोर्ट अगर देखेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मल स्पर्म्स भी दिखते हैं, तो हमें वो भी देखना चाहिए। और जैसे आपने ये बहुत सही बताया कि जो एडिक्शन वाले पेशेंट होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो टबैको च्यू कर रहे हैं या फिर स्मोकिंग की हैबिट है, जो नाइट ड्यूटीज मेनली करते हैं, बाहर का फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, इनमें हमें बहुत स्पर्म काउंट बहुत लो साइड मिलता है, जैसे कि हम ओलिगोस्पर्मिया में डालते हैं। और अजोस्पर्मिया के पेशेंट भी मैंने देखे हैं कि बिल्कुल भी नील स्पर्म है, जहाँ पे वेरिकोसील भी नहीं है। बहुत बार ऐसे देखने में आता है कि बिल्कुल नील स्पर्म है, पर वहां पे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। पर ओलिगोस्पर्मिया में और वेरिकोसील में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपने जैसे सिफिलिस बोला, ये बिल्कुल सही कि हमें दिखते हैं बहुत बार, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो तो उसमें भी एक इम्पोटेंसी रहती है, मतलब वो सेक्स कर ही नहीं पाता है, तो वहां पे भी एक इनफर्टिलिटी आती है, मतलब उसको फिर उस टाइप से ही मेडिसिन देनी पड़ती है। और हमारे आयुर्वेद में तो पूरा खजाना है मेडिसिन का, जैसे कि बहुत बार रुष्य दवाइयाँ तो इतनी सारी पड़ी हुई है कि हम उसे यूज करके हम पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे एलोपैथ के पास इन लोगों के लिए एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। मतलब वो जो मेडिसिन देते हैं एलोपैथ, तो जैसे सेक्स कर ही नहीं पा रहा है तो बस उसके लिए वियाग्रा खाओ या फिर कुछ फॉर द टेम्पररी रिलीफ, मतलब कि उस टाइम पे उसका इरेक्शन होगा, फिर बाद में बिल्कुल वैसे के वैसे। तो ऐसे तो हाँ, इनफर्टिलिटी ट्रीट नहीं कर पाएंगे ना, तो हमारी आयुर्वेद दवाइयाँ ऐसी है कि वो पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाता है। घर में जो बच्चा पैदा होता है उसकी हम आयुर्वेद की मेडिसिन देते हैं, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होने की वजह से स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब चलाते हैं तब बच्चा भी बहुत हेल्दी, मतलब उसका जो मेंटल स्टेटस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। मैंने मतलब जितने भी पेशेंट को ट्रीट किया है इनफर्टिलिटी के लिए, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से ज्यादा शार्प होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। तो हम बहुत अच्छे से इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं सर। जी सर। अभी ना और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, लेकिन मैं एक और टर्म बताना चाहता हूँ। एस्थेनोएज़ोस्पर्मिया या एस्थेनोस्पर्मिया, ये मेडिकल टर्म है जिसमें रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी रहता है। क्या स्पर्म काउंट ठीक है लेकिन मोटिलिटी कम है, अगर स्पर्म में 30% इमोटाइल है तो ये एबनॉर्मल कहा जाता है, क्योंकि स्पर्म सेल जो रहते हैं ना, वो ऐसे संघर्ष करके आगे निकलते हैं ओवा में पेनिट्रेट करने के लिए। तो अगर स्पर्म क्वालिटी खराब है तो ये भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का और फर्टिलिटी कम होने का। एस्थेनोअज़ोस्पर्मिया जो रहता है वो 100% इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ रहते हैं। तो 5,000 में से तो एक इंसान को ये प्रॉब्लम रहती है, नॉर्मल इंसान में अगर स्टडी किया जाए तो इसका कारण हो सकता है कि मेटाबॉलिक डिफिशियंसीज हुए हैं, खाना पीना पच नहीं रहा, उसको अग्निमांद्य है, ग्रहणी दृष्टि है, आम बहुत ज्यादा है,
हमें ये जरूर ग्रहणी पे जरूर काम करना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, ग्रहणी दृष्टि हो सकती है, या फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है। मतलब स्पर्म फ्लैजेलम जो रहता है आगे का जो रहता है वो विकृत हो सकता है, प्राइमरी सिलेरी डिस्केंसिया, या फिर नेक्रोएंडोस्पर्मिया, ये टर्म्स बताए हैं। तो यहाँ पे चल गुण का क्षय होता है। किसका चल गुण का क्षय होता है? तो स्पर्म सेल का चल गुण जितना नॉर्मल चाहिए वो क्षय होता है। और स्निग्ध मंद आवृत्व होता है, आवृतत्व शुक्र धातु का होता है। स्निग्ध और मंद गुण बढ़ जाता है और आवरण होता है शुक्र धातु का। तो इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो रहते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस सेम रहते हैं कि शुक्रगत वात, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या शुक्र के 8 दोष बोले हैं संहिता में, वात से, पित्त से, कफ से, पुरीष गंधी, और ग्रथित, कुणत, मतलब अलग अलग गंध वाले होते हैं, मल मूत्र वाले, स्मेल वाले होते हैं। तो जब भी आपके पास पेशेंट आए ना, तो केवल सीमेन एनालिसिस पे मत डिपेंडेंट रहिए। आयुर्वेद के हिसाब से उसको बोलिए कि जैसे वो इजैकुलेट करके स्पर्म सीमेन एनालिसिस को देता है, वैसे एक छोटे से डब्बे में ट्रांसपेरेंट कांच के या प्लास्टिक के उसमें स्पर्म निकाल के दिखाए, और उसमें फिर देखना है कि स्पर्म जो आ रहे तो वो कैसा स्मेल कर रहा है। स्फटिकावम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी जो बोला है वैसा है क्या, मतलब स्फटिक जैसा है क्या, ट्रांसपेरेंट है क्या, या गंदा स्मेल आ रहा है, ये हमें आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोसिस करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि अगर व्यान वायु का दोषित है, तो व्यान वायु की दुष्टि की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई बहुत ज्यादा तिक कटु रस का सेवन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो कटु रस का सेवन कर रहा है, तिक्त रस, कषाय रस का सेवन कर रहा है, तो वायु का प्रकोप हो जाता है। और तो अभी तिक्त रस में अगर हम देखें तो कुछ ही दवाइयां हैं जो वृक्ष बताई हैं तिक्त रस होके भी, जैसे गुडुचि है, पटोल है, या कटु रस में शुंठी है, पिपली है, लहसुन है, ये कटु रस में। इनके अलावा सारे द्रव्य जो हैं वो वात का प्रकोप करते हैं। मतलब तिक्त रस में गुडुचि और पटोल, यही दो द्रव्य हैं। या फिर किरातिक्त हो गया, यह भी मतलब शुक्र को कुछ अफेक्ट नहीं कर, ये वृक्ष बताएं। और शुंठी, पिपली और लहसुन, ये कटु रस होके भी, प्रधानतः कटु रस होके भी शुक्र को बढ़ाते हैं। बाकी जितने भी द्रव्य हैं वह सब शुक्र का क्षय करते हैं। और इसीलिए शोधन करना बहुत जरूरी होता है। शुक्र शोधनीय गण बताए चरक संहिता में, शुक्र शोधनीय गण देके वाजीकरण औषधियां देना है, तो वाजीकरण दवाइयां धातुओं का पोषण करता है और उसका इफेक्ट शुक्र धातु पे पड़ता है। खले कपोत न्याय से डायरेक्ट शुक्र पे, खले कपोत न्याय जैसे खेत में बहुत सारे हमने दाने डाल दिए, तो एक पक्षी आएगा वो दाना लेके उड़ जाएगा, ऐसे खले कपोत न्याय, उससे शुक्र धातु का पोषण जल्दी होता है जो हम वाजीकरण दवाइयां देते हैं। तो ये मोटिलिटी स्पर्म का बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले अगर एस्थेनोस्पर्मिया के पेशेंट आ रहे हैं जहां पे मोटिलिटी कम है, ऐसा सीमेन एनालिसिस में भी दिख रहा है, और पेशेंट को इनफर्टिलिटी है, एक तो पेशेंट हमारे सामने जब भी बताए तो वो कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ऐसा आप लोग उसको ना डराना है, ना शर्माना है, ना उसकी इज्जत निकालनी है। वो कंफर्टेबल फील हो कि आपको हर बात बताए, ऐसा उसको रहना चाहिए। तो ट्रीटमेंट का मेन क्या है बेसिक, कि अग्नि दीपन, आम पाचन, स्त्रोतस का शोधन करना बहुत जरूरी है। मतलब दीपन पाचन अनुलोमन करते ही हैं, लेकिन स्त्रोतस का शोधन करना बहुत जरूरी है। तो ये करना है। दूसरा, स्नेह पान करा के विरेचन कराना, क्योंकि अपान क्षेत्र में सब दुष्टि है, तो विरेचन कराना बहुत जरूरी है स्नेह पान करके। और पिप्पल्यादि अनुवासन बस्ती, माधु तैलिक बस्ती, बस्तांड घृत का बस्ती, उत्तर बस्ती, ये देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्या है कि प्रकृति समवाय से तो ये स्नेहपान और विरेचन सब सही लगता है। और दूसरा, बाजीकरण दवाइयां जब हम देते हैं तो जो खासकर वहां पे उसका जो मंदता है, शुक्र, एक स्पर्म सेल का जो मंदता है उसको वो नष्ट कर देता है। वहां पे बाजीकरण दवाइयां शुक्र को बढ़ा के मोटिलिटी को बढ़ा देता है, मंदत्व को हटा देता है, और जो चल गुण और शुक्र धातु उसको वो प्राकृत कर देता है। ये वाजीकरण, वाजी मतलब घोड़ा, घोड़े की तरह ताकत वाला। और ये कटु औषधियां, कटु रस की औषधियां भी इसमें हम वाजीकरण में साथ में देते हैं, जो वीर्य को थोड़ा वायु जो नॉर्मल चाहिए वहां पे, शुक्र के साथ वायु जो चाहिए, अपान वायु का उसका सपोर्ट चाहिए, उसके लिए थोड़ा हमें कटु रस के द्रव्य भी देने पड़ते हैं।
तो इसके लिए हम लोग अक्कल काराभादी चूर्ण देते हैं, जातिफल चूर्ण देते हैं, पारसिक यवानी चूर्ण देते हैं। तो ये बहुत अच्छा दीपन पाचन में करता है। वृक्ष भी है ये सारी, अक्कल करादी चूर्ण, जातिफल चूर्ण, पारसिक यवानी चूर्ण, दीपन पाचन के साथ वृक्ष भी है। फिर हम लोग गुट्टी वट्टी में महाकस्तूरी आदि गुट्टिका, गोरोचन आदि गुट्टिका, पूर्ण चंद्रोदय रस देते हैं। और अनुपान में तांबुल का स्वरस, जो पान का पत्ता होता है, विड़याचे पान, पान का पत्ता का अनुपान के साथ अगर ये सारे द्रव्य दे, दीपन पाचन भी दे रहे हैं तो पान के पत्ते के रस के साथ, वो स्टिमुलेट करता है। अभी आप लोगों ने नारदीय लक्ष्मी विलास रस में देखा होगा, तो पान के पत्ते के रस की भावना है। तो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनको हम नारदीय लक्ष्मी विलास रस खिलाते हैं, तो उनका इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बहुत अच्छा इरेक्शन होने लगता है। वो तांबुल पत्र स्वरस का इतना अच्छा इफेक्ट होता है, वहां शुक्र व स्त्रोतस की जो नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। दूसरा क्या है कि अश्वगंधारिष्ट, नारिकेलासव, बलारिष्ट, दशमूलारिष्ट, ये दीपन पाचन के साथ सूक्ष्म स्त्रोतोगामी रहती है, स्त्रोतस का शुद्धि करती है। इसी तरह से वृक्ष दवाइयों में माश शीर पाक, ये कषाय दे सकते हैं। भल्लातक फल का मज्जा शीर कषाय दे सकते हैं। फिर आसना निर्यास का शीरपाक दे सकते हैं। असाना जो रहता है वो वृक्ष भी है, और उसका शीरपाक तो बहुत ज्यादा वृक्ष वाजीकरण होता है। भल्लातक घृत दे सकते हैं। तांबुल रसायनम, पान का पत्ता, गुड़ और कपूर, इससे आता है तांबुल रसायनम, श्वास में भी देते हैं, और इसमें इनफर्टिलिटी में भी देते हैं, जहां लो स्पर्म काउंट मोटिलिटी है उसमें भी देते हैं। फिर शुक्र वल्लभ रस या स्वर्णकांत वल्लभ रस, ऐसे द्रव्य आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसके बाद में पूर्ण चंद्रोदय रस, अब्रक भस्म, फिर नृपति वल्लभ रस। नृपति वल्लभ रस ग्रहणी को भी ठीक करता है और इसको भी काम, शुक्र धातु पे भी काम करता है। जाति फल का चूर्ण और घी, ये अगर लेप लगाया जाए तो इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जाति फल का चूर्ण और घी। उसी तरह से कभी कभी एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी के पेशेंट आते हैं, मतलब एबनॉर्मल हेड, डबल हेड, या मिडल पीस उसका कुछ तो अजीब है, माल फॉर्म्ड टेल है, या डबल टेल, चार टेल, न्यूक्लियस या हेड उसका विकृत है। ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो उसको बोलते हैं टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया जो रहता है वो स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मतलब स्पर्म सेल्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है उसमें। और ये 4% स्पर्म काउंट जिनका एबनॉर्मल होता है उसमें 4% लोगों को तो ये होता ही होता है। तो इसमें अगर हम गुड स्पर्म देखें, अगर उसको बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसमें रेगुलर ओवल हेड होना चाहिए जैसे आप लोगों को दिख रहा है, कनेक्टिंग मिड पीस होना चाहिए, लॉन्ग स्ट्रेट टेल होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्पर्म का एबनॉर्मल शेप्ड है, राउंड हेड है, पिन हेड है, बहुत बड़े हेड हैं, वेरी लार्ज हेड, डबल हेड है, एब्सेंट टेल्स है, इसका मतलब है कि स्पर्म सेल एबनॉर्मल है, तो वो फर्टिलाइज करने के लिए काबिल नहीं है। और एबनॉर्मली एबनॉर्मली शेप्ड स्पर्म्स हैं, तो वो कुछ भी फंक्शन के काबिल नहीं है, वो एकदम बेकार है। भले वो देखने में इंसान अच्छा दिखता है लेकिन उसके स्पर्म कोई काम के नहीं है हमारे। तो इसका कॉज होता है हार्मोनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, टेस्टिकुलर पैथोलॉजी जैसे ट्रॉमा, इन्फेक्शन या ट्यूमर हो सकता है, वेरिकोसील ये हो सकता है, या उसको ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन मिल रहा है बॉडी में, इसकी वजह से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो हम लोग अगर देखें, वायु को क्या बोला है, सर्व धातु व्यूह कर, ऐसे जब बोलते हैं, या संधान कर, ऐसे बोलते हैं, सवीर रस्य संधान कर, ऐसे जब बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को वातरक्त जैसी भी संप्राप्ति देखने को मिलती है। वात प्रकोप के साथ वहां पे वायु और रक्त दोनों की दृष्टि मिलती है। तो या विषम वायु जो रहती है, तो वहां पे हमें वायु की चिकित्सा करनी पड़ती है। शुक्र व स्त्रोतस और शुक्र जनन क्रिया अगर अच्छे से नहीं हो रही, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, तो हमें वहां पे पूरा शुक्र शोधन करना चाहिए, पंचकर्म करना चाहिए। विषम अवस्था अगर कोई धातु की हुई है, तो हमें विषम ज्वर की चिकित्सा, ज्वर की जो चिकित्सा है, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुष्ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, उस तरह से रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, उससे शुरुआत करना चाहिए। तो फिर हमें विषम अवस्था धातु का, क्योंकि यहाँ पे एब नॉर्मल है, टेरेटोलॉजी, टेरेटोस्पर्मिया है,
तो वहां पे विषम ज्वर की चिकित्सा करने से, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री होके गया है, इसीलिए ऐसा होता है। तो वहां पे रस पाचक से शुरू करके अस्थि मज्जा पाचक तक देना है। इस पर कोई विचार नहीं करता। सब लोग क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आया तो डायरेक्ट शुक्र बढ़ाने पे काम करते हैं। एबनॉर्मल स्पर्म है तो यहाँ धातुगत ज्वर का विचार ही नहीं करते, वो गलत बात है। हमें शोधन करने के बाद धातु पाचक देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो भी है। और दूसरा क्या है कि पुंसवन क्रिया में जो चीजें बताई हैं, जैसे कि एक पुरुष का मूर्ति लेना है, वो गोल्ड का हो, स्वर्ण का हो, चांदी का हो या लोहे का हो, उसको पूरा गर्म करना है और 4 पल मतलब 200 ml का जो दूध है उसमें डाल देना है, डुबा देना है, जैसे हम लोग आवाप करते हैं या निर्वाप करते हैं, ढालन प्रक्रिया, और वो पिलाना है। तो इससे, और ये पुष्य नक्षत्र में करना है। तो इसका इफेक्ट पड़ता है जब पुरुष की आकृति का हम लोग कोई चीज डिप करते हैं दूध में और वो पिलाते हैं, तो एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रोडक्शन होने लगता है। दैवव्यपश्रय चिकित्सा का भी हमें अवलंबन करना चाहिए। इसी तरह से शीर कषाय, जिसमें शुक्र शोधन गण के द्रव्य, जो चरक सूत्र स्थान 4th चैप्टर में जो महाकषाय का जो अध्याय है उसमें शुक्र शोधन गण के द्रव्य, उसमें कुष्ठ नाम की वनस्पति है, एलवालुक नाम की वनस्पति है, कटफल नाम की वनस्पति है, समुद्र फेन है, कदम का निर्यास है, इक्षु है, कांडेक्षु है, इक्षु मतलब गन्ना, शुगर केन, कांडेक्षु है, इक्षु, इक्षुरक है, फिर वसुक है, उशीर है, इनका प्रयोग करना है। तो शुक्र शोधन गण पहले 2-3 महीना चलाना है। उसके बाद में शुक्र जनन द्रव्य, शुक्र जनन गण द्रव्य जो है, जैसे कि अश्वगंधा है, कपिकच्चू है, मुसली है, विदारी है, शतावरी है, गुक्षुर है, शुंठी है, ऐसे शुक्र जनन करने वाली दवाइयां वो देना है। फिर अपने आयुर्वेद में प्रजास्थापन गण बताया है, प्रजास्थापन गण भी, उनका भी प्रयोग करना है। कल्याणाघृत, क्योंकि मन का भी इसमें इफेक्ट होता है, तो कल्याणाघृत, सुकुमार घृत, फिर राजयापन बस्ती, अश्वगंधारिष्ट, बलारिष्ट, इनका प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधा चूर्ण, कपिकच्चू चूर्ण, रत्न पुरुष चूर्ण करके आता है, या शिवलिंगी का जो बीज होता है, शिवलिंगी जो रहता है, उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज, इसका प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोग लो स्पर्म काउंट है तो लो स्पर्म काउंट में तो वृश्य वाजीकरण द्रव्य ही देना पड़ता है। और ब्रीहण करना पड़ता है अगर उसका मतलब ये वो क्षय है, पूरा शरीर में राज्यक्षमा है, तो ब्रीहण करना पड़ता है। अग्नि, धात्वग्नि, भूताग्नि को बढ़ा के ब्रीहण करना पड़ता है। बाकी आप लोग बोलिए, तो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। कोई बोलना चाहता है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? आपके पास ऐसे हाँ पेशेंट? सर। सर जी बोलिए सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है सर आज का। सर मैं थोड़ा अपना बताऊंगा कि मेरे पास जो पेशेंट आए सर, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है। आपका जो आपने बोला कि जो आज का रेशो है कि मेल इनफर्टिलिटी बढ़ना ज़्यादा बढ़ रहा है फीमेल की अपेक्षा। और इसका जो मेन कारण है वो जो घृणी दृष्टि ही है कि शुरू से मतलब घृणी दृष्टि रहती है, जिसके कारण रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता हैगा। दूसरा मेन कारण इसमें कहीं ना कहीं आम की उत्पत्ति रहती है। पेशेंट को अम्ल पित्त रहता है, अग्नि मंद रहता है। तो जब भी आप इसका इलाज करें तो इन सब चीजों पर हमें काम करना बहुत जरूरी है। पेशेंट में सर, मैंने जो पेशेंट देखे हैं मेरे पास अधिकतर ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का पेशेंट ज्यादा रहा। और यहाँ पे जब इनका मतलब इनके जब हेतु उपन्ने देखे गए तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्र क्षय, हस्त मैथुन या आपका नाइट फॉल के द्वारा शुक्र का क्षय किया गया। और उसके कारण उनको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया उनको हुआ। इसके अलावा वेरिकोसील का पेशेंट भी मैंने एक ज्यादा तो नहीं देखे पर मैंने देखे हैं जो भी शुक्र क्षय का कारण होते हैं। तो सर यहाँ पे अच्छा एक चीज मैंने और देखी है कि यहाँ पे कई बार इनफर्टिलिटी में आपका शुक्र में मोटिलिटी अच्छी होती है, स्पर्म काउंट भी 65-64 मिलियन होता है। उसके बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, जिसमें फीमेल की रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल रहती है तो भी कंसीव नहीं होता हैगा। तो मैंने ऐसा केस देखे हैं कि उसमें कुछ नहीं निकलता हैगा, बड़ी छोटी छोटी चीजें निकलती हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है। जैसे मैंने कई केस ऐसे देखे हैं मतलब मेल में
कि उनका उनका मतलब इंटरकोर्स ही प्रॉपर नहीं हो पाता हैगा। वो शीघ्र पतन की मतलब शिकार होते हैं। मेल पेशेंट जो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं या उनकी फीमेल से आप बात करते हैं तो वो बताती है कि इनका अच्छे से ये कर ही नहीं पाते हैं। तो कई बार हमें आप शीघ्र पतन का भी मतलब के लिए भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और वो दवाइयाँ दे के भी तुरंत पेशेंट जल्दी से कंसीव कर जाता है। तो ये सब चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। और इसमें जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें हम अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलेठी है, कौच बीज है, आंवला है, आपका गिलोय है, अकरकरा है। ऐसी दवाइयाँ हम का निर्माण करके हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे हम स्वर्ण भस्म, बंग भस्म, आपका त्रिभंग भस्म, शिलाजीत हो गया, रजत भस्म हो गया, प्रवाल पिष्टी हो गया, मोती पिष्टी हो गया, सिद्ध मकरध्वज हो गया, चंदोदय बटी हो गया, स्वर्ण बसंत मालती हो गया। ऐसी दवाइयों का चुनाव करके यदि हम दवाइयाँ मतलब शोधन और गणित दृष्टि पर काम करके यदि हम दवाइयाँ देते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। जी सर। जी, और मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी सीमेंट जो रहता है इतना ज्यादा गाढ़ा आता है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। सीमेंट एनालिसिस के रिपोर्ट पे ही मत रहिए, इतना विस्कोसिटी उसका बढ़ जाता है ना। वो जब पेशेंट हमको दिखाते हैं प्रत्यक्ष, हमें देखना चाहिए कैसा स्पर्म निकल रहा है। तो ये कफस दुष्टि रहती है शुक्र की। तो इसमें क्या रहता है कि हमें ना कफ का शमन करना बहुत जरूरी है। कफ ज्यादा बढ़ने की वजह से भी होता है। तो इसमें शुक्र शोधन गण के कषाय सुबह शाम देना है। शिवा गुलिका देना है, चंद्र प्रभावटी देना है। तभी वो विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, वो ठीक होगा। दूसरा, पिपली रसायन, भल्लातक रसायन, शिलाजित रसायन देना है। केवल आप वृक्ष दवाइयां देके नहीं होगा। आप, आज का जमाना है ना कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है, आपने रिजल्ट नहीं दिया, पेशेंट 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, उसके बाद छोड़ देगा। आपको ना पेशेंट का पूरा अच्छे से स्पर्म भी देखना है कैसा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उसका कितना सेक्सुअल ड्राइव का टाइम कितना है, वो तो देखना ही देखना है, लेकिन शुक्र भी चेक करके देखिए। तो उसमें पिपली रसायन जब विस्कोसिटी ज्यादा है, अब आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल कैसा रहता है शुक्र, अब नॉर्मल कैसा रहता है। इसके लिए अभ्यास करना है, प्रत्यक्ष देखना है बार बार, तब आपको समझ आएगा। तो अब वो ज्यादा कफ वाला है, विस्कोसिटी कैसा है वो आपको देखने से पता चलेगा। ऐसे अंदाज से तुक्का नहीं मारना है, अनुमान प्रमाण सब जगह नहीं कि इमेजिन कर लिया हो गया, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष देखना है। तो पिपली रसायन, भल्लातक रसायन, शिलाजित रसायन। कभी कभी क्या होता है कि पायोस्पर्मिया होता है, पस इन द सेमिनल फ्लूइड। तो कभी कभी क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस हो सकता है, या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकता है, मेल जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है पूरा एरिया में, तो जिसमें एबनॉर्मल मोटिलिटी रहता है। तो पायोस्पर्मिया है क्या, स्पर्म मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है क्या, वो देखना चाहिए। तो इसमें हमें प्रॉपर अग्नि दीपन पाचन करना चाहिए, और कुछ घृत का प्रयोग करना चाहिए, जैसे परुषकादि घृत, परुषकादि गण का घृत हमें देना है। शुक्र शोधन गण का सिद्ध घृत देना है। ये द्रव्य जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, शुक्र को भी बढ़ाते हैं। नेग्रोदादि गण जो कषाय रसात्मक है, नेग्रोदादि गण से सिद्ध घृत, ये सब मिलता है। आपको अगर चाहिएगा, भल्लातक रसायन का है साइड, पित्त प्रकृति वालों को नहीं देते हैं, लेकिन अगर जहां पे विस्कोसिटी बढ़ा हुआ है वहां पे देना पड़ता है। इसी तरह से पायोस्पर्मिया का हो गया, परुषकादि गण का सिद्ध घृत, ये मिलता है, या बना सकते हैं आप लोग, या शुक्र शोधन गण का सिद्ध घृत, या नेग्रोदादि गण का सिद्ध घृत। इसी तरह से कभी कभी सेमिनल वेसिकल में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहां पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने टेस्टिकुलर बायोप्सी करके देखा और या फिर डॉपलर करके देखा, तो वहां पे सेमिनल वेसिकल्स जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, स्त्रोतरोध, अति प्रवृत्ति संगवा शरणम ग्रंथोपि वा विमार्गनम चेति स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। विमार्गमनम कैसे हो गया, गैनेकोमेस्टी हो गया, मेल को ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, वो विमार्गमन हो गया। स्त्रोतरोध है तो मतलब सेमिनल वेसिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप लोग को डॉपलर करके ही पता चलेगा। तो इसमें इजैकुलेटरी डक्ट्स जो है उसका स्त्रोतरोध रहता है। उसके वजह से क्या होगा, फ्रुक्टोज डेफिशिएंसी। जब हम चीनी खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, सुक्रोज रहता है। आप लोगों ने सब पढ़ा है केमिस्ट्री में। हम लोग ग्लूकोज भी खाते हैं तो ग्लूकोज रहता है। ऐसे फ्रुक्टोज जो रहता है, जो स्पर्म में जो उसको नरिशमेंट करता है, वो फ्रुक्टोज की डेफिशिएंसी है। तो इसमें चिकित्सा क्या करनी है, तो स्त्रोतो शोधन करना है, मतलब हमें पूरा विरेचन देना है, शुक्र शोधन गण देने हैं,
वातानुलोमन औषधियां देनी है, फिर वृक्ष दवाइयां देनी है। तो इसमें जैसे कृष्ण जीरक चूर्ण, काला जीरा का चूर्ण देना है 3-3 ग्राम सुबह शाम। अकर कराब बहादी चूर्ण देना है 10-10 ग्राम सुबह शाम शहद के साथ। चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, दशमूल हरित की लेहम, सुकुमार लेहम, एरंडमूल शीर कषायम। अब कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टरलाइज्ड है, पूरा नपुंसक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट मतलब वो कर नहीं पा रहे, उनको इरेक्शन हो नहीं रहा, मतलब उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही है, मेंटली भी फिजिकली भी कुछ नहीं हो रहा है। ये इम्पोर्टेंसी होता है कभी कभी डायबिटीज की वजह से, या हाई बीपी की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, या बहुत अल्कोहल लेने की वजह से। तो इसमें वसंत कुसुमाकर रसायन, अगर डायबिटीज रिलेटेड है तो वसंत कुसुमाकर रस 4-4 गोली सुबह शाम देना पड़ता है। धानवंतर घृत देना पड़ता है अगर डायबिटीज मेलाइटस है। धानवंतर घृत शीरबला तेल का एक्सटर्नल एप्लीकेशन अभ्यंग करना है और फिर बस्ती देना है। इसी तरह से कभी कभी फंक्शनल इम्पोर्टेंसी रहता है, मतलब वो फंक्शनली वो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम दूध के साथ देना है। मेंटली अगर है वो ऐसे स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या एपिसोड होके गया है 2-2 साल तक स्ट्रेस में थे, तो वो मतलब कर नहीं पा रहे, मेंटली उनको इच्छा ही नहीं हो रही है, तो उसमें मानस मित्र गुटिका देना है, कल्याणघृत देना है, नारी के लासव देना है। इसी तरह से इसके लिए बहुत सारी वृक्ष दवाइयां मैं बता रहा हूँ, जैसे कपिकच्छु है, गन्ने का जो बीज है इक्षु बीज, जाति फल, जाति पत्री, जायपत्री, शिग्रु निर्यास, शिग्रु बीज, मुसली, लवंग, यष्टि मधु, मदन कम्माक, मदन कामापू, शिलाजतु, औदुंबर का जो बीज है, बादाम, पिस्ता, शालमली निर्यास, इरवारू बीज, फिर ये जो अतिविशा का जो बीज होता है वो भी काम करता है, जिसको पॉपी सीड्स बोलते हैं। अतिविशा का खसखस, हाँ खसखस जो बोलते हैं, खसखस, अखरोट, पुदीना, जटामांसी, और तिल, तिल के बीज है ना उनको फ्राई करके वो अगर खाएं, ऐसे तिल खाने से पांडु रोग होगा, लेकिन वो फ्राई करके थोड़ा थोड़ा खाएं मात्रा, औषधि मात्रा में, तो इससे शुक्राणु बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि पेशेंट को स्टॉप करना है सिगरेट स्मोकिंग, और दूसरा मैरिजुआना वगैरह ले रहे हैं वो सब बंद करना है। जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जैसे कि वो लोग एमआरआई मशीन के पास बहुत काम कर रहे हैं, रेडिएशन जहाँ हो रहा है वहां काम कर रहे हैं, और उनको तकलीफ हो रही है, इम्पोर्टेंसी आ रही है, वहां पे बंद करना है। या जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का स्टेशन है आसपास, वहां से उनको हटाना है, इम्पोर्टेंसी है तो। इसी तरह से स्ट्रेस रिलीफ थेरेपी रहती है, जैसे शिरोधारा अभ्यंग, पादाभ्यंग, म्यूजिक सुनाना, मतलब दूसरे जगह पे उनको घूमने फिरने को बोलना, हिली स्टेशन में जाना, ऐसा। और सोशल प्रोफेशनल लाइफस्टाइल चेंज करना है। साइकोलॉजिकल कोई भी इफेक्ट हो रहा है माइंड पे, वहां से दूर भगाना है। अब जैसे कि पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो रही है, इतना आर्गुमेंट होता है, इतना आर्गुमेंट हो रहा है, तो उसको बोलना है कि आप थोड़ा दिन अलग रहिए, जब आपको अच्छा लगेगा तब आप लोग मिलिए। अगर वो वही चलते रहा वही चलते रहा तो उसको इम्पोर्टेंसी आएगी। उसी तरह से इन्फेक्शन अगर है तो सिफिलिस है, गोनोरिया है, एड्स है, और जो भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, उसका इन्फेक्शन पहले ठीक करना है। और जो स्पर्मिया जो है उसमें एब्सेंस ऑफ स्पर्म रहता है, या इजैकुलेट भी नहीं हो पाता है। और जो स्पर्मिया या अस्पर्मिया तो लैक ऑफ सीमेन, उसमें कुछ भी सीमेन भी नहीं आता। तो ऐसे में हम लोग शोधन वगैरह करते हैं, लेकिन शोधन से भी हम गारंटी नहीं देंगे कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। अस्पर्मिया का इलाज नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो असाध्य है। दूसरा क्या है कि बाजीकरण औषधियां देते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे आईयूआई वगैरह करते हैं, या आईवीएफ कराते हैं, इंजेक्शन से टेस्टिकल्स में इंजेक्शन डाल के स्पर्म को खींच के निकाल के फिर आईवीएफ करते हैं। उसी तरह से और भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग कुछ बोलिए। मैंने ये बहुत सारे नोट्स निकाल के बनाए हैं। बस्तांड घृत की उत्तर बस्ती, फल घृत की उत्तर बस्ती, सही बताया आपने। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? एक शुक्र, ये जो है ना शुक्रानिल विबंदेशु का बस्ती है, हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, शुक्रानिल विबंदेशु का बस्ती, वो अगर बस्ती देते हैं ना, उसमें गोमूत्र वगैरह है, तो वो पूरा स्त्रोत रोग को दूर करता है। वाग्भट का है, आप लोग देखिए, उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? शशि तिवारी मैडम, वीना मैम, हरिहर सर, कुछ बोलना चाहते हैं? आप बोलिए, मैं थोड़ा थक गया हूँ, फिर मैं बोलूंगा। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए इसके लिए। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम बोलिए।
बोलिए आप। हाँ सर। शुक्र क्षय है या मोटिलिटी कम है तो मैं उसको पहले बस्ती देती हूँ सर, निरूह बस्ती देती हूँ, उसके बाद में अनुवासन बस्ती देती हूँ चंदन मला लाक्षादी तेल का, और उसके बाद फिर और एक बस्ती देती हूँ सर, जीवनी गण नहीं, मैं तो गोक्षूर ज्यादा यूज करती हूँ सर उसमें। गोक्षूर, कपिकच्छु और यष्टि मधु, इसका तिक्तक क्षीर बस्ती जैसे हम बनाते हैं वैसा दूध में उसको उबाल के उसका तिक्तक क्षीर बस्ती ही देती हूँ घृत मिला के। और उसके बाद वानरी गुटिका मैं बना के देती हूँ सर। कृष्ण कवच बीज जो होता है वो पानी में, गर्म पानी में वो मैं खुद बना के देती हूँ वो। और वो शक्कर में वो बाहर नहीं रहता, वो डीप फ्रीज में रखने को बोलती हूँ। और अपान काल में या खाने के वक्त हम महाराष्ट्र में पोड़ी ज्यादा यूज करते हैं, गेहूं की रोटी, तो उसके साथ मधु मिला के वो खाने को बोलती हूँ, उससे अच्छा। और उसमें उड़ीद का आटा मिला के, क्योंकि अंतरकर वैद्य बोलते थे कि उड़ीद है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, लेवल बढ़ाता है। तो वानरी गुटिका बनाते टाइम वो फूटती है, वैसे भी उसको तलना पड़ता है घी में, तो तलते टाइम वो फूट जाती है। तो उड़ीद का आटा उसमें मिला के मलने से वो अच्छे हो जाते हैं। वो जो गुटिका बड़ी बड़ी रहती है, हम जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं उस प्रकार की वो बड़ी रहती है गोली, तो वो फूटती नहीं है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ाता है उड़ीद, तो वो मैं देती हूँ। और सातार अर्कशाला का, जो सातार में जो अर्कशाला है उनका, उनकी एक गोली आती है, शुक्रल है गोली वो, तो वही मैं देती हूँ। वृक्षवटी बोल के है, पुष्पधनवा रस भी देती हूँ सर। और सफेद मूसली का घन मिल गया तो वो भी टैबलेट देती हूँ, उससे अच्छा क्योर होता है। ये सब तो वृक्ष बाजीकरण दवाइयां बताया आपने। हाँ। लेकिन हाँ सर। आप लोग को क्या इंटरेस्ट है, क्या एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स अगर होते हैं, मतलब हाँ। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो रहे, जैसे पेनिस का डिजीजेज ऑफ द शेफ्ट, शेफ्ट का अगर वो डिजीज हो गया तो उसमें हमें क्या करना है? प्रियापिज्म, मतलब जो प्रोलॉन्ग और परसिस्टेंट इरेक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए नॉन इस्चेमिक पैरापिज्म उसमें, या पायरोनिस डिजीज, कर्वेचर ऑफ द पेनिस एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या फिर एपिडिडाइमाइटिस, एपिडिडाइमाइटिस हो गया है, ऑर्काइटिस हो गया है, उसमें क्या देना है? आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक व्यू, मॉडर्न भी, या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टेट डिसऑर्डर हो गया है तो क्या देना है? ये सब में इंटरेस्ट है तो मैं बताऊंगा। प्रोस्टाइटिस अगर हो गया है तो क्या करना है? और या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सिक्रीशन हो रहा है वो अगर हो रहा है तो क्या देना है? सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है तो क्या देना है? इजैकुलेशन डिसऑर्डर हो रहा है, डिलेड इम्पेयर्ड इजैकुलेशन हो रहा है तो क्या देना है? रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है? या फिर ऐसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन में भी बहुत सारे टाइप है, जैसे गिल्टी फीलिंग हो रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या देना है? या डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन हो रहा है तो क्या देना है? मतलब आयुर्वेद के हिसाब से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है तो उसके कारण क्या है? या ईडी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो क्यों हो रहा है? ये अगर, या हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, मतलब रिड्यूस लिबिडो है तो क्या करना है? टेस्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है? पिनाइल कार्सिनोमा है तो क्या करना है? टेस्टिकुलर कैंसर है तो क्या करना है? प्रोस्टेट कैंसर है तो क्या करना है? ये सब आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं बताऊंगा। है क्या इंटरेस्ट आप लोगों को, कि केवल है वृक्ष क्या? और बाजीकरण तक बस रुकना है आपको? नहीं नहीं नहीं। ये क्या है नहीं। ना, मैंने अपने सर के नोट्स निकाले तो पूरा एकदम किताब की तरह इतना, ऐसे 1000 पेजेस का नोट्स निकला मुझे। वास्ट है सब्जेक्ट पूरा ही। वास्ट सब्जेक्ट, जैसे गायनेकोलॉजी होता है ना, और कोई कॉलेजेस में पढ़ाता नहीं है, केवल वृक्ष बाजीकरण दवाइयां बताते हैं, 5-6 दवाइयां बस हो गया, पूरा मेल इनफर्टिलिटी उसी में खत्म।
ऐसा नहीं है, हमें पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। चलिए मैं ये सब एक सीरीज लेता हूँ, कंटिन्यू में यही सब पढ़ाऊंगा। अब जैसे गायनेकोलॉजी पढ़ाते हैं ना, अब इसी पे पूरा डिटेल में होगा। पहले थोड़ा मॉडर्न, फिर उसका आयुर्वेद में कैसे करना है, आयुर्वेद से कैसे करना है, मतलब जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक एक डिजीज के हिसाब से हम पढ़ेंगे। पढ़ना चाहेंगे क्या आप लोग? जो लोग पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करिए, फिर मेजोरिटी होगा तो मैं इस पे सेशन लूंगा। हैंड रेज करिए, कौन कौन पढ़ना चाहते हैं? हाँ सर, सब पढ़ना मुझे चाहते तो हैं। पढ़ना है। हाँ ठीक है, क्योंकि ना पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, ऐसा मत सोचिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं होता। पेशेंट आएंगे आपके पास, आप केवल सफल होना है ना, आपको सब आना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग, हाँ, कभी कभी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, क्या क्या इसमें कंडीशन होता है, वो भी हमें देखना जरूरी है। हमारे ग्रंथों में बोला है, वो तो हमने पढ़ा ही है बार बार। जैसे ग्रोथ हार्मोन का अगर प्रॉब्लम है, ग्रोथ हार्मोन, तो उसमें क्या देना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का डिफेक्ट है तो आयुर्वेद कैसे सोचना है, टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है, वृश्चिक बाजीकरण तो पढ़ा है हमने, उसके अलावा भी पढ़ना है हमें। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रॉब्लम है, या फिर इंटरेस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रॉब्लम है, या लेडिक सेल प्रोडक्शन का अगर डिफेक्ट है, ये सब हमें पढ़ना है। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अभी 3 लोगों ने ही बोला है, चार, 4 लोग ने ही हैंड रेज किया है, बाकी को नहीं पढ़ना है, बाकी को इंटरेस्ट नहीं है क्या? आप लोग बोलिए तो मैं यहाँ आयुष दर्पण पे सेशन लूंगा। 5, 5 लोग को ही पढ़ना है बस, 6, 7, 7 लोग को ही पढ़ना है, बाकी लोग को नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं 7 लोगों को पढ़ाऊंगा। पूजा रच मैम भी बोल रही है, ठीक है। अब हम ना सेशन, हाँ, 8, 8 लोगों को पढ़ना है, 9, 9 लोगों को पढ़ना है। अभी तक 9 लोगों ने ही कहा है, जो डिमांड रहती है टॉपिक का, उस डिमांड पे पढ़ाई होती है। आप सभी हरिहर को सर, पढ़ना आपको है। नहीं पढ़ना? पढ़ना है सर, 2 बार तो मैंने आपको अनम्यूट कर कर कहा तो आपने सुना नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, पेशेंट आ रहे हैं अभी अभी, आप लोग अगर इसके हाँ बारे हाँ में, सर। हाँ सर बोलिए गंगवार सर। हाँ, पढ़ना है सर। सर क्या है ना, अभी आईवीएफ सेंटर इतने ज्यादा खुल गए हैं और इसमें इतना मोटी कमाई हो रही है, तो पेशेंट ना हताश हो जाते हैं। तो वो हमारे पास जब आते हैं तो हम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा दे के और उनको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो वो पूरा लोग हमारे पास ही आएंगे। तो आप लोग को करना है, इसका मार्केट है अभी पूरा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।